So guys, this will be the last lecture of Unit 2 and 3. We shall be starting with the first topic called social cost of inflation. First of all, we will be talking about cost of expected inflation. Well, shoe leather cost. Well guys, we saw in Fisher's effect that if there is a rise in inflation, the nominal rate of interest also rises. Now, don't you think, on one hand, due to inflation, your purchasing power is eroding quickly. On the other hand, bank is offering you a higher rate of interest. So, rationality says that one should be keeping a lot of chunk or the majority of money stock in the banks. So, what happens is आप बैंक में अपने पैसे बहुत सारे रख देते हो बिकॉज ऑफ द रीजंस जो मैंने अभी डिस्कस किए. अब आपको कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करना है तो यू हैव टू फर्स्ट अप्रोच टू द बैंक and then you can withdraw your money and use it as the way you want. But the catch is जब आप बैंक में पैसे निकालने जाएंगे तो आपको क्यूज़ में लगना पड़ेगा ना, ट्रैवलिंग टाइम जाएगा. So it will actually cause a lot of wastage of time and inconvenience. So this is actually metaphorically called as shoe leather cost. माइंडेड ये बहुत पहले के पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो आप इंटरनेट बैंकिंग को यहाँ पर एज्यूम नहीं कर रहे हैं. सेकेंड कॉस्ट है बच्चा मेन्यू कॉस्ट. नाउ डोंट यू थिंक अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आती है प्राइसेस के अंदर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आती है, तो फिर द प्रोड्यूसर्स दे हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एज वेल. For that they have to print new catalogs or new menus. So this is again metaphorically called as menu cost. The third disadvantage is tax distortions, and trust me, it is quite an interesting one. आइए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपने एक $100 का एक बॉन्ड लिया एक साल पहले, तो अब एक साल बाद आपको एक्चुअली में उसके $110 मिल रहे हैं, तो $10 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. सो व्हाट गवर्नमेंट सीज इज कि यू हैव इन्वेस्टेड $100 and you're getting back $110. So they will put some tax on that extra $10, which is popularly known as capital gain tax. Now the catch here is, what if अगर उस इकॉनमी में उस वक्त इन्फ्लेशन हो गई हो 10% की. सो द कैच इज, अगर 10% की इन्फ्लेशन हो गई है और आपको 10% ही एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आपको गेन तो करा नहीं है आपने. बट गवर्नमेंट डजंट सी दैट वे. गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगा देगी, क्योंकि वो रियल देखते नहीं है, नॉमिनल देखते हैं. और अगर उन्होंने टैक्स लगा दिया, डोंट यू थिंक आप बेटर ऑफ होने के बजाय वर्स ऑफ हो जाओगे बेटा. सोचो $100 लगाए आपने, $10 कमाए, लेकिन वो जो $10 कमाया उस इकॉनमी में भी 10% इन्फ्लेशन आ गई, तो रियल सेंस में तो कुछ नहीं कमाया. लेकिन गवर्नमेंट क्या कहेगी, आपने $10 नॉमिनल टर्म्स में कमाया, टैक्स दो. अब सपोज गवर्नमेंट ने $2 टैक्स लगा दिया, तो एक्चुअली में तो आपको नुकसान हो गया है इन्वेस्टमेंट करने से. दिस इज कॉल्ड टैक्स डिस्टॉर्शन. नेक्स्ट इज बच्चों इन्फ्लेशन करेक्शन. नाउ डोंट यू थिंक बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, कंपनीज उसके पूरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती हैं, लेकिन अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाए, सो डोंट यू थिंक वो सारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दोबारा करना पड़ जाएगा. एंड दैट इज एक्चुअली अ मेजर कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन करेक्शन. अब आते हैं जी वेरिएबिलिटी इन प्राइसेस. सो वेरिएबिलिटी इन प्राइसेस का मतलब क्या है कि जब बहुत ही तेज़ इन्फ्लेशन आती है, तो आपको एज अ प्रोड्यूसर क्या क्या नुकसान आते हैं. सपोज आपने कैटलॉग चेंज किया, वो कैटलॉग जो मेन्यू कॉस्ट में हमने देखा था, तो फिर होगा क्या, अगर हर एक महीने में 1% इन्फ्लेशन आई, तो बिगिनिंग से लेके एंड तक डोंट यू थिंक जो रिलेटिव प्राइसेस हैं वो तो 12% फॉल कर जाएंगे. हर महीने 1% इन्फ्लेशन आ रही है, तो साल में कितनी आई, 12%. तो साल के स्टार्टिंग में तो आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा, लेकिन डोंट यू थिंक जैसे ही साल का एंड होगा तब तक 12% इन्फ्लेशन वुड हैव क्रेप्ट इन. सो डोंट यू थिंक आपको एज अ फर्म शुरू में अर्ली इन द ईयर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लेटर पार्ट होगा ईयर का, उसमें आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. सो दीज आर द 5 मेजर कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. So now I'll be teaching you the cost of unexpected inflation. First is debtors and creditors. Suppose मैंने आपसे एक लोन लिया 10 years back 1 लाख रुपीज़ का, और तब जनरल प्राइस लेवल था 1 रुपी. तो डोंट यू थिंक रियल जो वैल्यू थी या रियल परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं वो थी 1 लाख, दैट इज़ 1 लाख डिवाइडेड बाय 1. नाउ सपोज मैं 10 साल बाद आपको वो लोन वापस कर रहा हूँ, पर इन 10 साल में इन्फ्लेशन आ गई है और प्राइस 1 से बढ़कर 10 हो गया है. तो डोंट यू थिंक बेटा जो रियल वर्थ है उस 1 लाख रुपए की, वो हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, नाउ ओनली 10,000.
सो द कैच इज़, जो पैसा देने वाला है वो फ़ायदे में रहेगा और जिसको पैसे रिसीव होने हैं वो नुकसान में। नेक्स्ट है बच्चों फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। अब आप जानते हैं कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम फिक्स्ड है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम जिसमें फिक्स्ड इनकम आ रही है। डोंट यू थिंक अगर इन्फ्लेशन आई तो उनको रियल सेंस में नुकसान होगा, बिकॉज अगर उनकी इनकम फिक्स्ड है और गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो नॉमिनल टर्म्स में दे आर अर्निंग द सेम अमाउंट, बट डोंट यू थिंक इन रियल टर्म्स दे विल बी अर्निंग और दे विल बी स्पेंडिंग लेस बिकॉज द परचेजिंग पावर विल ऑब्वियसली गो डाउन। आप ये मेरे नोट्स में से सारा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब तक हमने देख लिया कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एज वेल। ये थे कॉस्ट, ये थे नुकसान। लेकिन बच्चों इन्फ्लेशन के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जब आप सेमेस्टर 4 की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे 4 फ़ायदे बताऊँगा, लेकिन अभी सेमेस्टर 2 के सिलेबस के लिए हम आपके साथ एक फ़ायदा इसका शेयर करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 1 बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन। Now guys, I'll teach you one benefit of inflation. Now suppose there are two economies, economy A and economy B, with inflation 5% and 0% respectively. Now suppose labor market equilibrium अचीव करने के लिए रियल वेजेस 2% घटाना पड़ेगा। ये फर्स्ट इकॉनमी में आसानी से हो सकता है लेकिन सेकंड में नहीं। कैसे, आइए बताते हैं। सपोज एक व्यक्ति हमारे यहाँ काम करता था और उसके नॉमिनल वेज थे 100 रुपीज़, प्राइस था 1 रुपी, तो रियल वेज भी 100 हो गया। एक बारी की बात है प्राइस हो गया 2 रुपीज़, तो वो मेरे पास आया, कहता है मैं तो 100 रुपये कमाता था, 1 रुपये प्राइस था तो मेरा रियल वेज 100 था। अब प्राइस 100 हो गया तो मेरा रियल वेज 50 हो गया, डू समथिंग। तो मैंने उसका नॉमिनल वेज 200 बढ़ा दिया, 200 कर दिया, तो अब 200 डिवाइडेड बाय 2 100 हो गया, रियल वेज सेम आ गया। तो वो बड़ा खुश, कहता है आप तो भगवान हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अगली बारी क्या हुआ, प्राइस 0.5 हो गया। अब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई वो प्राइस 0.5 हो गया है और अगर आपको अपना रियल वेज विच इज़ 100 मेंटेन करना है तो आपके नॉमिनल वेजेस जो है ना वो आपको 50 रुपये करने पड़ेंगे। देन 50 डिवाइडेड बाय 0.5 विल बी 100। तो वो तो गुस्से में आ गया, कहता है नहीं नहीं ऐसे कभी होता है क्या, वेज कभी किसी के कम होते हैं क्या। मैंने कहा भाई वेज तो कम करने पड़ेंगे, रियल वेज तो तभी कांस्टेंट होगा। कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। इसको कहते हैं बेटा नॉमिनल रिजिडिटी, कि वेजेस घटते नहीं हैं कभी, वो वर्कर होने नहीं देगा वो। तो इस स्टोरी से हम ये ऊपर वाला पॉइंट कैसे प्रूव करेंगे, अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो ऐसा है कि सपोज इकॉनमी ए में गए आप और आपने इकॉनमी ए में लेबर, क्योंकि 2% तो रियल वेज घटाना था, तो आपने लेबर को बोला कि चलो तुम्हारे ना वेजेस हम 3% बढ़ा रहे हैं। तो लेबर ने कहा यार वेज बढ़ रहे हैं, ग्रेट। आप देखिए 5% की इन्फ्लेशन है और आप 3% उसका नॉमिनल वेज बढ़ा रहे हो, डोंट यू थिंक रियल वेज तो 2% डाउन हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर मैं दूसरी इकॉनमी में करता जहाँ पर 0% इन्फ्लेशन है तो वहाँ पर मेरे को नॉमिनल वेज 2% कम करने पड़ते इन ऑर्डर टू रिड्यूस रियल वेजेस बाय 2%। वहाँ नहीं करने देता लेबर। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन। सो गाइस, अब जो आप टॉपिक करोगे ये लास्ट टॉपिक रहेगा जो आपके यूनिट 2 और 3 को फिनिश कर देगा, पर काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। तो मैंने क्या किया है, ये बहुत ही बड़ा लिटरेचर है, मैंने इसको पॉइंट्स में बनाया है आपके लिए। सो ये पॉइंट वाइज आप कीजिएगा, आपको शायद बेहतर समझा पाएंगे। टॉपिक की हेडिंग है बजट डेफिसिट एंड मनी क्रिएशन। वेल, अब मैं पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। सपोज देयर इज अ बजट क्राइसिस। बजट क्राइसिस का मतलब है गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है बट गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज नहीं है। रीजन हो सकता है सपोज सिविल वॉर या ऐसा कुछ आपके देश में हो गया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो डोंट यू थिंक टैक्स कलेक्शन डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वॉर कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देंगे। सेकंड, बोरिंग भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा देश जो पॉलिटिकली अनस्टेबल है वहां पर कोई भी दूसरा देश शायद उन्हें आसानी से लोन ना दे। तो अब आपके पास जो एक ऑप्शन रह गया, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज प्रिंटिंग मनी। हमने यूनिट 2 और 3 के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सेनरेज, जिसका मतलब था अगर आप नए नोट छापेंगे तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सो अब सवाल ये उठता है कि इफ वी नो एज अ गवर्नमेंट कि अगर हम नए नोट छापेंगे, सेनरेज करेंगे या प्रिंटिंग ऑफ मनी करेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, देन व्हाई डू वी स्टिल डू दैट। सो दिस कुड बी द एक्सप्लेनेशन व्हाई डू वी स्टिल डू दैट। लेट अस ऑल्सो एज्यूम कि काफी मेजर इंपैक्ट है तो हाइपर इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन की बजाय।
तो बच्चे कहते हैं व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं, मैंने यूनिट 1 में भी आपको हिंट दिया था। हाइपर इन्फ्लेशन होता है जब रोज 1% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही हो या महीने में 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही हो। आइए शुरू करते हैं। सो लेट एम बी द नॉमिनल मनी स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। व्हाई वी आर टॉकिंग मंथली? बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन है ना, तो हर महीने बार बार मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। So if M is the nominal money stock at the end of each month, then delta M obviously is the change in nominal money stock from last month to this month. तो ये तो हो गए हमारे 7 स्टेप। Suppose there is budget crisis, tax collection is difficult, borrowing also not possible, only option left is printing money. Let us also assume hyperinflation. Let M be the nominal money stock at the end of each month, and delta M is the change in nominal money stock from the last month to this month. आगे के पॉइंट्स करते हैं। So guys, our ninth point is revenue in real terms. Well, जो भी गवर्नमेंट ने प्रिंट करा होगा मनी सप्लाई डेल्टा एम, उसका रियल वर्थ क्या है, वो रियल टर्म्स में क्या वैल्यू रखेगी, that we can know by dividing that change in money stock from last month to this month divided by price. तो सही मायने में सेनरेज हो गया रियल टर्म्स में डेल्टा एम अपॉन पी। अब मैं इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करूंगा। मैं इस डेल्टा एम अपॉन पी को मल्टीप्लाई और डिवाइड एम से ही कर दूंगा। सो इसका फायदा क्या होगा मुझे, फिर मैं इसको बना लूंगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू एम बाई पी। तो ये क्यों बनाए हैं अभी लेटर ऑन आपको पता चलेगा, फिलहाल इनके मतलब क्या है। वेल, डेल्टा एम अपॉन एम स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ नॉमिनल मनी ग्रोथ, और बेटा एम अपॉन पी इज रियल बैलेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सो कन्वर्टिंग द ऑल ऑफ द अबव थिंग, दैट इज प्राइमरली दिस वन, and this is nothing but the senerage, right? So converting the above in real terms and by dividing it with y, what we get is senerage upon y, क्योंकि दोनों साइड y से डिवाइड किया, and the right hand side is delta m upon m into m upon p upon y। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ध्यान से सीखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल सिखा रहा हूँ। 10 ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस वैल्यूज चेंज की थी, एग्जांपल बिल्कुल इसी से समझ जाएंगे आप। सपोज द गवर्नमेंट इज रनिंग अ बजट डेफिसिट ऑफ 10% ऑफ रियल इनकम। तो अब गवर्नमेंट का डेफिसिट आ रहा है 10% का रियल टर्म्स में। अब गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन मिल नहीं रहा, गवर्नमेंट को बोरिंग मिल नहीं रही, घाटा होने का मतलब है खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। तो गवर्नमेंट को अब सोचना होगा कि करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। हाउ विल दे डू दैट? वेल, हम उसको करते हैं, उससे पहले एक और हमारे पास डेटा अवेलेबल है। We also assume that people hold real balances equal to 2 months. So m upon p upon y is equal to 2. So मेरा बच्चा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सपोज द गवर्नमेंट इज रनिंग अ बजट डेफिसिट ऑफ 10% ऑफ रियल इनकम। वी ऑल्सो एज्यूम दैट पीपल होल्ड रियल बैलेंसेज इक्वल टू 2 months, दैट इज m अपॉन p अपॉन y इज इक्वल टू 2। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा 13 और 14 पॉइंट के बेसिस पर हाउ टू एक्चुअली सॉल्व इट न्यूमेरिकली। सो खूब ध्यान से सीखिएगा बच्चों। सो बेटा, बेस्ड ऑन द लास्ट 2 पॉइंट्स, सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको जो रियल डेफिसिट था जिसके लिए आपको सेनरेज करना था वो था 10%। सो आई हैव रिटन s by y is 0.1 10%, और पीपल वर होल्डिंग मनी बैलेंस इक्वल टू 2 months, सो m upon p upon y was 2। so now I'm going to use the formula जो हमने पीछे यूज किया था सेनरेज का। well, you have got s by y as 0.1 from there, this m upon p upon y is 2, so we need to know this delta m upon m. Well, delta m upon m is change in nominal money growth. Well, solving it gives us this. So thus to finance a budget deficit of 10%, nominal money growth is 5%. Does it mean that to cover a deficit of 20%, the delta m upon m, that is change in nominal money growth, should be 10%? The answer is no. मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। एक बात बताइए, अब यहां पर आपने 5% बढ़ा दी ना नॉमिनल मनी ग्रोथ। आपको मैंने सिखाया था फिशर इफेक्ट में, अगर नॉमिनल मनी ग्रोथ बढ़ी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो आप बताइए, एज अ रैशनल इंडिविजुअल, मुझे बैंक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मेरी परचेजिंग पावर भी इरोड हो रही है। तो डोंट यू थिंक आई विल नॉट बी कीपिंग मच बैलेंस विद मी, क्योंकि रियल बैलेंस मैं अपने पास फिर रखूंगा नहीं। और अगर मैं रियल बैलेंस अपने पास कम रखूंगा, बिकॉज मैं तो बैंक्स में डाल दूंगा पैसे, तो अगर मैं रियल बैलेंस अपने पास कम रखूंगा, अगर आप सेनरेज के मेन फॉर्मूला पर जाएं तो वो था s इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू एम अपॉन पी। सो अगर m अपॉन p कम हो जाता है तो डोंट यू थिंक s जो है सेनरेज, दैट इज प्रिंटिंग मनी, वो भी कम हो जाएगा। वेल, यू गॉट टू एंजॉय द कॉन्सेप्ट।
दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर 5% नॉमिनल मनी ग्रोथ बढ़ी इन ऑर्डर टू कर्व द डेफिसिट ऑफ 10%। अब मुझे बताओ, अगर 5% मनी सप्लाई बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर, तो फिशर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मेरी परचेसिंग पावर इरोड हो रही है। अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो भी मुझे लालच है मैं बैंक में ज्यादा पैसे रखूं। एक तो मुझे इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, दूसरा मेरी परचेसिंग पावर इरोड हो रही है। डोंट यू थिंक मैं दोनों ही चीजें मुझे इस तरफ इशारा कर रही हैं या फोर्स कर रही हैं कि मैं बैंक में पैसे डाल दूं? तो इफ आई एम कीपिंग मेजर चंक ऑफ माइंड इन द बैंक्स, डोंट यू थिंक जो मेरा रियल बैलेंस है M/P वो मैं कम रखूंगा? तो अगर आप ये कहते हो दैट सेनरेज इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू M/P और M/P कम है, तो डोंट यू थिंक सेनरेज भी कम हो जाएगी? सो हम ये नहीं कहेंगे कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो सेनरेज नहीं बढ़ेगा, बट वो 1-on-1 नहीं बढ़ेगा, बल्कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो सेनरेज का रेट कम होते चले जाएगा। इसको भी आप मेरे नोट्स के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो नाउ गाइस, लास्ट पॉइंट पे हमने देखा कि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोग अपना रियल बैलेंस कम रखेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो अपना रियल बैलेंस किस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। सो 18th पॉइंट कहता है इन्फ्लेशन एंड रियल मनी बैलेंस। वेल, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से हमने कंडीशन ली मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। मनी सप्लाई को रियल बैलेंस भी कहते हैं, यानी M/P। MD का फंक्शन आप देखो, यही हमने किया था, YLI बिनथ नेगेटिव। अब आप में से कुछ बच्चे, आई एम श्योर सारे बच्चे आई होप, ये मेरे को पॉइंट आउट करेंगे कि सर नहीं, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था MD वॉज $Y। वेल, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन $Y था नॉमिनल और यहां पर हमारा सारा एनालिसिस है रियल पर, इसलिए मैंने डॉलर साइन नहीं लिया बच्चों। अब आपको मैंने यूनिट 1 में भी सिखाया था दैट R जो है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है I माइनस पाई, तो I हो जाता है R प्लस पाई। मैंने आपको यूनिट 1 में एक बात ये भी सिखाई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी है, नॉमिनल रियल या एक्सपेक्टेड रियल। तो आप लोगों ने याद होगा सीखा था एक्सपेक्टेड रियल, तो वही सारी चीज अब मैं यहां यूज कर रहा हूं। I को मैंने रिप्लेस कर दिया R प्लस पाई E से। वेल, याद करो R क्या था, I माइनस पाई, तो I क्या हो जाता, R प्लस पाई। हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड होती है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाके देख लीजिए यूनिट 1 में। तो उसी को मैंने I को R प्लस पाई ना लिखकर R प्लस पाई E लिखा है, बिकॉज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब आप नोटिस करेंगे तो अब मैंने Y के ऊपर बार लगा दिया और R के ऊपर बार लगा दिया। वेल बेटा, इसको हम कहते हैं क्लासिकल डिकोटमी। क्लासिकल डिकोटमी कहता है, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं नोट्स में से, क्लासिकल डिकोटमी कहता है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल्स में फर्क आएगा, नॉमिनल वेरिएबल्स लाइक प्राइस, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, नॉमिनल वेजेस दैट इज, लेकिन रियल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आएगा, रियल वेरिएबल्स लाइक आउटपुट एंड रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए उनके ऊपर बार लगा दिया गया है। अब हम बात करते हैं डेफिसिट, सेनरेज एंड इन्फ्लेशन। एज यू ऑल नो, सेनरेज का यही फॉर्मूला है डेल्टा एम अपॉन एम इंटू M/P। सो आई एम राइटिंग डेल्टा एम अपॉन एम। अब देखिए M/P इसके बराबर है, सो आई एम गोना रिप्लेस दैट ओवर देयर। M/P, दिस M/P हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस होल थिंग। फर्दर हमने एज्यूम करा कि नॉमिनल मनी ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी। तो आप बताइए, जब नॉमिनल मनी ग्रोथ होता है तो उससे इन्फ्लेशन आता है? बिल्कुल आता है, हमने पढ़ा था। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि कांस्टेंट नॉमिनल मनी ग्रोथ होगा, तो डोंट यू थिंक जो आज मैं मनी ग्रोथ बढ़ाऊंगा उससे जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, तो फ्यूचर में भी फिर वही इन्फ्लेशन क्रिएट होगा बच्चों। इसलिए पाई ई इज इक्वल टू पाई विच इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। दोबारा समझा रहा हूं, जब आप नॉमिनल मनी ग्रोथ बढ़ाओगे, डेल्टा एम अपॉन एम यूज करोगे, डोंट यू थिंक मनी सप्लाई बढ़ रही है? जी बढ़ रही है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी? हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगी। तो भैया, अगर कांस्टेंट ग्रोथ है आपकी नॉमिनल मनी रेट की, ग्रोथ रेट की, तो जो आज इन्फ्लेशन क्रिएट होगी इससे वही फ्यूचर में क्रिएट होगी या वाइस वर्सा। तो अब हमने ऐसा क्यों करा? अब हमने ऐसा इसलिए किया, S इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू वाई बार एल आर बार प्लस दैट पाई ई हैज बीन रिप्लेस्ड विद डेल्टा एम अपॉन एम। So now we are actually going for the last few things. बेटा, अब कैच ये है कि जब आप नॉमिनल मनी ग्रोथ बढ़ाएंगे तो सेनरेज कितना बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि ये वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है या ये वाला। आप कहोगे दोनों सेम ही तो हैं, सेम है, बट ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है।
इसलिए आप डायग्राम में देखेंगे हमने एक कर्व बनाया हुआ है जो पहले दिखा रहा है कि जब डेल्टा एम अपॉन एम बढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जब आप डेल्टा एम अपॉन एम बढ़ाएंगे तो एक टाइम तक सेनोरेज बढ़ेगा और फिर एक टाइम के बाद घट जाएगा। यहां पर है डेल्टा एम अपॉन एम। सो एक्चुअली में नॉमिनल मनी ग्रोथ रेट पर सेनोरेज बढ़ेगा या घटेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा मेरे बच्चों कि ये डेल्टा एम अपॉन एम डोमिनेट कर रहा है पूरी इक्वेशन में या ये डेल्टा एम अपॉन एम डोमिनेट कर रहा है। सो हियर यू टेक सेनोरेज, हियर यू टेक डेल्टा एम अपॉन एम। तो एक लिमिट तक आप देख सकते हैं जब सेनोरेज डेल्टा एम अपॉन एम यानी नॉमिनल मनी ग्रोथ बढ़ रहा है तो सेनोरेज बढ़ रहा है। एक लिमिट के बाद जब आप ये बढ़ा रहे हो तो सेनोरेज कम हो रहा है। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेम 4 यूनिट 3 में पढ़ाई जाएगी और काफी हद तक सेम 6 में एक पेपर आएगा मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, वहां पर भी इसके ऊपर काफी बात की जाएगी। सो गाइस, अब तक हमने ये पॉइंट्स बना लिए हैं। लास्ट फ्यू पॉइंट्स एंड यूनिट 2 एंड 3 इज नथिंग बट ओवर। सो गाइस, वी आर नाउ टू द लास्ट पॉइंट। इस पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन्फ्लेशन टैक्स सेनोरेज को क्यों कहते हैं। वेल, आपको ऐसे समझना है इन्फ्लेशन टैक्स क्या था, पाई दैट्स इन्फ्लेशन इनटू एम बाई पी, क्योंकि वो रियल बैलेंस को आपकी परचेसिंग पावर को इन्फ्लुएंस करता था। अभी पीछे से आप पढ़कर आ रहे हो पाई इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। So just replace that here and don't you think the final outcome which is delta m upon m into m by p was nothing but the formula of Senerage। मैं आपसे फिर भी विनती करूंगा आप नोट्स को ध्यान से पढ़ें और मैं आपके लिए सारे 10 ईयर भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा वीडियोस। 2007 से लेके 2019 तक जितने भी पेपर्स आए आपके सेकंड सेम के, हर पेपर को मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलावा उसके कोई डाउट्स हो या आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो आएगी मोस्ट अवेटेड यूनिट 4 एंड ट्रस्ट मी सबसे आसान है, जबरदस्ती का हवा बनाते हैं लोग, ISLM ये ISLM वो। वेल, यूनिट 4 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन एंड ट्रस्ट मी द मोस्ट इजिएस्ट वन एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस।